क्या हाल है नॉर्थ इंडियंस। नमस्कार सभी को। मैं आपका रवि मलिक अपने पॉडकास्ट की प्रॉमिस के साथ वापस आ गया हूं। हम लोगों ने बोला था कि हम अपने नॉर्थ इंडियंस का पॉडकास्ट शुरू करेंगे और फर्स्ट पॉडकास्ट हम लेके आ रहे हैं अपने भाई दीपक शर्मा के साथ, जो यूएई क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं पिछले 2 साल से। यूएई क्रिकेट बोर्ड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बेसिकली वो पानीपत से हैं। पानीपत के पास भी एक नथला गांव उनका पड़ता है, उधर से वो इधर तक आए हैं। यूएई क्रिकेट बोर्ड में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनका सफर कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, कैसे वो यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़ने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिले और कैसे वो अपनी फैमिली को जब मिस कर रहे थे वो भी नॉर्थ इंडियन फैमिली के साथ जुड़ने के बाद कैसा वो फील करते हैं। दीपक भाई, आप कैसा फील करते हैं यूएई में आके और हमारे साथ जुड़ने के बाद? रवि भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस प्रदेश में एक देश की भावनाओं को लेकर अपने फैमिली जो है, मतलब परिवार से दूर एक परिवार, एक घर से दूर एक घर, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और भाई मेरी जर्नी की बात काफ़ी जो भी रहेगा अभी आपके शो के दौरान सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है दीपक भाई, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सब परिवार के बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपका बचपन कैसा था, परिवार की सपोर्टिव हालत क्या थी। मतलब आपका ना जो शुरुआत होती है किसी इंसान की, मतलब अगर हम किसी से बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है बचपन से और परिवार से। हम आपके बचपन और परिवार के बारे में जानना पसंद करेंगे कि भाई आपका परिवार कैसा था। जैसे देखें, अब हम एक गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को हम जिनकी सुविधा हमें मिल नहीं पाती। सुविधाओं के अभाव में हम बहुत चीजें ऐसी कर पाते हैं कि नहीं, हम कहीं जा नहीं पाते। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती थी हमारे टाइम में। अगर हम अपने टाइम के बारे में बात करें तो उस टाइम तो हम 90s की पैदाइश है, 92, 90, 93 की। उस टाइम तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मिलती नहीं थी। तो मैं आपके बचपन के और परिवार के बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका आपको परिवार ने कैसे सपोर्ट करा बचपन में। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 10वीं से पहले, 10th से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने 10वीं पास कर रखी है और 12th के भी एग्जाम दिए थे, बट उसमें पास नहीं हो पाया था। देखो भाई, ये ना पढ़ाई वाली बात तो एक तरफ रह जाती है। जीवन बहुत सही है। अगर आप क्रिकेट में हो, क्रिकेट बहुत कम पढ़ाई मांगता है, आपका टैलेंट मांगता है क्रिकेट। हाँ, टैलेंट मांगता है। स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग मेरा जो परिवार है साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था और पानीपत जिले का नौथा गांव है हमारा, काफ़ी मशहूर गांव है हरियाणा में। और हमारे गांव की खासियत ये भी हमारी वहाँ की ना होली फेस्टिवल में होली और फाग बहुत फेमस है। तो किसान परिवार में जन्म हुआ और इसी जो अपना जिला है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर गाँव है। तो स्पोर्ट्स को लेकर इतना लगा था उस टाइम पर 2009 में जो मैंने क्रिकेट की जो प्रोफेशनली अगर बात करें शुरुआत करी थी, तो इतना ज़्यादा हमारे वहाँ पे क्रिकेट का तो खासकर नहीं था। कबड्डी और दूसरे जो गेम थे वो भी अपने गांव के जो देहात के जो लोकल एरिया है उनके अकॉर्डिंगली वो लोग खेल खेलते थे। तो क्रिकेट की अगर बात करें तो मैं क्रिकेट से पहले 2000 शायद आज की बात है, मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा में मैंने टीम मैनेजर जो है ज्वाइन किया था। तो धीरे धीरे फिर मेरा बचपन से सपना जरूर था, लेकिन वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं होती थी। टेनिस बॉल से खेलने आते थे, एक हार्ड बॉल आती थी ग्रीन। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, दोनों सेम बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम लोग कई बार तो कपड़े वाली गेम से खेल रहे होते हैं। हाँ, टेनिस बॉल, कपड़े वाली बॉल, तो वो हार्ड बॉल होती थी। और एक जो आज हॉकी में जो बॉल होती है, वाइट बॉल, कोरक वाली इसको बोलते हैं, कोरक वाली। वो बॉल से जो हमारे से बड़े लोग थे वो क्रिकेट खेलते थे। और जहाँ पे पहली तो बात वहाँ पे जगह होती नहीं थी गाँव में क्रिकेट खेलने के लिए खासकर। तो एक जो गोंडा बोलते हैं आपकी बात, गोंडा बोलते हैं, चक्रोड़, तो वो बस पगडंडी जिसको बोलते हैं, बस वो पगडंडी थी। उसके चारों तरफ जो पेड़ वेड़ होते थे उसी को पिच बना के ईंट लगा के उसमें क्रिकेट खेलते थे। तो मेरे को ना बेसिकली मेरे को बैटिंग नहीं कराई जाती थी उसमें क्या होता था कि फील्डिंग के लिए मेरी फील्डिंग अच्छी थी। फील्डिंग कराने के लिए मेरी जगह बैटिंग कोई और करता था, बॉलिंग कोई और करता था। तो ऐसे फिर मैं धीरे धीरे मैंने सोचा मैं यार क्रिकेटर बनना जाए। सपने में टीवी में हम देखते थे, सचिन को देखते थे, जो भी उस टाइम पे प्लेयर खेलते थे इंटरनेशनल, उनको देखते थे। वर्ल्ड कप शायद 2003 की बात है, तो इंडिया की टीम ने उस टाइम में फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो वहाँ से मैंने सोचा था कि यार क्रिकेटर बनना जाए। तो जर्नी चलती गई फिर डोमिनोज पिज़्ज़ा में मेरी एक्चुअली मैनेजर के साथ एक दिन बातचीत खराब हो गई। तो
मैंने उनको बोल दिया, मैं क्या मैं क्रिकेट में सिलेक्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर मैंने रिजाइन करने के बाद, वहाँ से छोड़ने के बाद फिर सोचा कि यार चला है। मैं दिल्ली वहाँ से निकला। दिल्ली आने के बाद कश्मीरी गेट में अकेडमी है, उस टाइम पे विजय भैया इंडिया की टीम खेल रहे थे। ओके। तो उनकी अकेडमी मैंने ज्वाइन करी। तो 6 महीने हम जो है, वो मेरा स्ट्रगल जो था ना, वो मेरा लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करने वाला था। चलो दीपक भाई, फिर आपके मोटिवेशन के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि क्या रहेगा क्या नहीं। एंटी करप्शन का तो आपने बता दिया कि उनके साथ आपने कैसा काम करा। आपने फिर क्रिकेट अंपायर की भी भूमिका निभाई है। क्रिकेट अंपायर बनना आपको कितना अच्छा लगता है कि क्या भाई आपके पास पूरे मैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आउट है नहीं है, नो बॉल है, क्या है, पूरा का पूरा मतलब एक मैच एक तरीके से पूरा अंपायर के ऊपर डिपेंड करता है काफी कुछ हद तक। तो आपको उस भूमिका में रहना और वो भूमिका आपको मिली कैसे, वो आप उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा। सबसे पहले अंपायरिंग जो होता है ना, अंपायर जो होता है एक मैच का सोल जज होता है। पूरा का पूरा मैच जो है अंपायरिंग के राउंड अबाउट ही घूमता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच को कंडक्ट करने की, सक्सेसफुली और पीसफुली उसको मैनेज ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेवारी अंपायर के ऊपर होती है। रही बात अंपायरिंग की, जो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो इसमें ना क्रिकेट में क्या होता है कि डिवीजन क्रिकेट है। यहाँ पे यूए क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें, यूए की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे सी डिवीजन सबसे टफ होता है। सी डिवीजन में कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, पेड क्रिकेट होती है, तो वो लोग इतना ज्यादा अंपायर को इतना रिस्पेक्ट भी नहीं देते। टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, प्रोफेशनल क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट देन दिस सी डिवीजन। हाँ, ये कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपके जो डिसीजंस होते हैं आपको प्रैक्टिस कराने के काफी ज्यादा आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें मिलती है। ठीक है, ये तो आपका क्रिकेट का रहा। उसके बाद मेरे को आपका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, आपको भारत से जोड़ने वाली चीजें, इंडिया से जोड़ने वाली चीजें थी कि अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ को शुरू करने की आपको प्रेरणा मिली, या आपको उसके सदस्य थे। इन संगठनों के में जुड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य, विजन, आपका मतलब सोच क्या थी उन लोगों से जुड़ने की? मतलब एक तरफ आप क्रिकेट में गए हुए हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल टोटली अपोजिट चीजों में जाके, मतलब अपोजिट मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो अगर मैं भारत की बात करूं, वो चीजें एक कॉमन चीज है वहां पे इन चीजों को कैसे वैसे कोई गलत तरीके से या फिर कोई आप कह सकते हैं आक्रामक चीजों में या फिर नॉन वायलेंस चीजों में उनको अकाउंट नहीं करते। तो आप उधर कैसे गए? देखिए, मैं इस चीज को, मेरी जो इंस्पिरेशन मिली मुझे, मैं आरएसएस का सदस्य भी हूँ और ये मेरे को जो पॉइंट मिला था आरएसएस से ही मिला था। तो एक हमारी आरएसएस की मीटिंग थी, तो उसमें मैंने देखा कि हम सामाजिक तौर पे भी हमारे कुछ फर्ज हैं जो हम इंसानों के लिए कर सकते हैं। तो मैंने 2 अपनी जो फॉर्म किए थे संगठन, अखिल भारतीय सनातन धर्म रक्षा संघ के नाम से है और अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ। ब्राह्मण संघ हमारे पर्टिकुलर एक ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए है और सनातन धर्म हिंदू रक्षा संघ हमारा जो है सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने इस इनिशिएटिव को लिया था। ये 2019 में मैंने फॉर्म किया था और आज पूरे भारत में 13 राज्यों में ये एक्टिव है। हमारे सदस्य हैं 5000 से ज्यादा सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। हम देखिए, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं और हम अपने धर्म को बचाने के लिए, प्रचार उसका करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति जो हम वेस्टर्न कल्चर को हम काफी लेवल तक अडॉप्ट कर चुके हैं, तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए मेरा एक जो ड्रीम है ना, वो मेरा ये कि मैंने एक चीज और सोची है। अखिल भारतीय सनातन संस्कृति विश्वविद्यालय का मेरा एक सपना है, अगर वो पूरा हो जाए, जिसमें हमारी वैदिक संस्कृति के जितने भी कोर्सेज हैं वो वहाँ पे कराए जाएं और जो हमारी संस्कृति है उसको ग्लोबल लेवल पे हम उसको कैसे लेके जाएं, तो उस दिशा में काम करने के लिए मैंने ये काम किए, जो अपने जो फॉर्म किए थे, संगठन बनाए थे। और दूसरा फिर ये कि कोई भी जरूरतमंद किसी को भी किसी भी स्तर पे अगर सहायता की जरूरत होती है तो हम अपने जितने भी हमारे 13 राज्यों में सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी को हम संदेश भेज देते हैं। वो अपने लेवल पे हर जो यथासंभव सहायता है वो करते हैं। मेरे पास काफी सारे सवाल हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप पानीपत से निकल के यूए क्रिकेट बोर्ड तक अगर आप
पहुंचे हो, तो कैसे कैसे पहुंचे हो, कहाँ कहाँ आपने खेला और क्या स्ट्रगल आपने सबसे ज्यादा फेस किया? मेरा स्ट्रगल जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में प्रोफेशनल क्रिकेट जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो विजय भी क्रिकेट एकेडमी है, उस टाइम पे विजय भी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते थे, तो वो ज्वाइन करी। उसके बाद हमारा जो ड्यूरिंग द विजय भी क्रिकेट एकेडमी हमारा जो रहता था, पानीपत से दिल्ली हम पैसेंजर ट्रेन में भीड़ में किट बैग के साथ ट्रैवल करते थे, और उसके बाद कश्मीर गेट उतरने के बाद फिर जो है अपने किट बैग के साथ 2 किलोमीटर चलकर सेंट स्टीफन ग्राउंड में जाते थे। और कई बार क्या होता था कि ट्रेन में ना जगह नहीं होती थी। लोकल ट्रेन आप जानते हो, लोकल ट्रेनों में सीट्स नहीं होती, जगह नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल। तो कई बार हम कपलिंग जो होती है, जो डब्बे आपस में जुड़े होते हैं, तो उनके ऊपर भी सफर कर किया हुआ है। मतलब आप कह रहे हो कि ट्रेन का जो जॉइंट होता है, डब्बों का जो जॉइंट होता है बोगी का, उस पे आप खड़े हो गए जब? हाँ एग्जैक्टली, वो हमने किट बैग हमारा ऊपर काफी डब्बे risky था। के बिल्कुल रिस्की होता था, और एक मिस हैपनिंग भी हुई थी। हमारा एक दोस्त है, वो उस टाइम पर जो है हालांकि ट्रेन इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, वो गिर गया था, पर वो उसको सर्वाइव कर गया था। तो वो वहाँ से फिर ओवरऑल मेरे को भी क्रिकेट खेलते 16 साल हो गए हैं। 2009 में स्टार्ट करने के बाद फिर मैं 2 साल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में गया। दिल्ली में मैं 13 साल क्रिकेट खेली, और 13 साल की जो जर्नी मेरी रही, मैं IPL का नेट बॉलर रहा, और DDC अंडर 23 का कैंप किया, हरियाणा से पटौदी ट्रॉफी मैंने खेली, और ICC वर्ल्ड कप जो 2016 में इंडिया में हुआ था, उसमें नेट बॉलर भी मैं रहा था। पाकिस्तान, वेस्ट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों टीमों को हम बॉलिंग कराने के लिए मोहाली गए थे। ठीक है, तो चलो ये तो आपका काफी स्ट्रगल भरा रहा। इसके अलावा आपने मेरे को बोला कि आपने 10th के बाद 12th किया और फिर आप पास आउट नहीं कर पाए। वो आपको कहीं आपका लगता है कि आपकी 12th की जो क्लासेस थी वो आपको कहीं लगता है कि भाई कमी थी, या फिर आपको वो करना चाहिए था, या अभी ऐसा कुछ फील होता है कि भाई मैं कर लेता तो कुछ अच्छा होता, या आप अपने जो 10th वाला पास आउट है, आप 10th क्लास से अपने सेटिस्फाई हैं, कैसे उसको आप क्या क्या देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ नियति जो भी आपके लिए निर्धारित करती है वो पहले से प्री प्लान होता है। हम तो सिर्फ एक जरिया होते हैं, हमें जो उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है। हम जब +2 में थे ITI में, तो वहाँ भी हम इतना ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। हमारे जो टीचर होते थे वो भी हमें बोलते थे तुम उन्हें खेल बर्बाद होना, तुम खेल के बर्बाद हो गए। तो वो हमें खेलने के लिए कभी नहीं रोकते थे। वहाँ से फिर हम क्रिकेट खेलने के और ज़्यादा पैशनेट होते गए। फिर धीरे धीरे जो जर्नी है वो चलती गई, और कुछ एक दौर ऐसा भी आया कि जहाँ पे मतलब मेरे परिवार को एक इज्जत, अपने हरियाणा में क्या होता है कि हमारी जो पगड़ी होती है, इज्जत होती है, वो बचाना बहुत जरूरी होता है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। हम 5-6 लड़के होते थे एक ग्रुप के, तो एक बंदा हमें दिल्ली का मिला था, उसका नाम जही था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसका नाम डिस्क्लोज करने में, जही नाम था उस बंदे का। तो उसने हमारे साथ ना इंग्लैंड खिलाने के नाम पे फ्रॉड किया था। तो उसने 22-23 लाख रुपए हम 5-6 लड़कों को दिए थे। तो उसमें बीच में वो मेरा नेम था, क्योंकि वो लोग मेरे को जानते थे। हमने उनको पैसे दे दिए, लेकिन आगे से बंदा पैसे लेके भागा। तो मेरे फादर ने, जो मेरे फादर का, मैं आज भी हालांकि फादर के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे मेरे फादर ने एक इज्जत बचाने के लिए, हम जमीन जो होती हमारी माँ के समान होती थी, तो उस 1 एकड़ जमीन मेरे नाम जो आती थी, टोटल हमारी 2 भाइयों का 2 एकड़ जमीन आती, तो वो जमीन बेचकर हमने वो पैसा जो हमारा डूबा था 22-23 लाख रुपए, वो उन लोगों के दिए थे, उन लड़कों के दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने और सोचा था, मैं कहा यार चलो ये तो तेरा चला गया। इसके बाद फिर मैं और ज्यादा पैशनेट हो गया, मैं फिर डेडिकेटेड होके फिर मैंने अपनी चीज को सोचा कि यार मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है अभी, अब जितना भी करना है अचीव करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने खुद, हालांकि उस दौरान मेरे से सब ने हाथ खींच लिए, मेरी फैमिली ने सपोर्ट खींच लिया, और दोस्त यार मेरे इतने खास अच्छे थे नहीं कि जो मेरे को सपोर्ट कर पाते उस टाइम पे। और दूसरा फिर ये भी था कि एक कहते हैं ना 1 मैन आर्मी, वो मेरा रहा। मैंने खुद को क्या कि क्रिकेट जो है बहुत महंगा गेम है, एक्सपेंसिव गेम, तो आपको तो चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं एक मीडियम पेसर बॉलर हूँ, तो हमारे जो जूते होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, वो 10-10 हज़ार रुपये जाते हैं। 2013-14 के आसपास की बात है जब वो घटना हमारे साथ घटी थी। तो वो पैसे हमने अरेंज करने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करी, फिर धीरे धीरे कोचिंग का स्टार्ट किया, ऐसे करके अपने थोड़े खर्चे निकालने शुरू करे। ये तो बात है दीपक भाई, वैसे भी अगर मैं, आपने मेरे को एक चीज बोली कि पिताजी के साथ बात नहीं होती, लड़कों का 99% ऐसा होता है
कि भाई पापा के साथ बात बनती ही नहीं है, मतलब क्योंकि पापा कुछ बता रहे होते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारा ना क्या होता है कि हम छोटे हैं, ठीक है इस चीज से ना दूर रहो, पापा के साथ लड़ाई नहीं करनी, पापा के साथ कुछ नहीं करना। हम लोगों में लोकल में ना, मैं अगर आपको बात करूँ गाँव में होता है आज भी, मतलब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे पापा मेरे को मारने लगे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहां से निकलूंगा। मारना भाई, उनको मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ये तो ना, चलती रहती है कि पापा है ठीक है छोड़ देते, पापा है भाई, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बात है भाई, कोई चक्कर नहीं हो। तो चलो ठीक है, अभी मेरे पास काफी सारे आपके पास सवाल मैंने लिखे हुए हैं, मेरे पास आए नहीं है कि आपसे मुझे क्या पूछना चाहिए। 2009 से अब तक का 16 साल का जो आपका क्रिकेट करियर रहा, उसमें सबसे यादगार पल कौन सा आप मानते हैं कि आपके पास था? अगर यादगार की अगर बात करें तो मैं 2 IPL के सीजन में नेट बॉलर रहा हूँ पंजाब और दिल्ली की टीम से, 2015 और 2016 के दौरान। वो मेरा काफ़ी यादगार समय रहा है। मैं युवराज सिंह, हरभजन सिंह, मोहित शर्मा, सौरव गांगुली, आर अश्विन, इन सब के साथ मैंने इवन आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने रूम शेयर तक किया है। क्रिस गेल है, क्रिस गेल का मैं आपको एक इवेंट बताता हूँ, बहुत अच्छा मतलब नाइस पर्सन है। हुआ क्या था, नेट बॉलर तो हम साथ में रूम शेयर कर रहे होते, तो वो जैसे अभी आप बैठे हो खाना खा रहे थे, तो उनका खाने का क्या होता है कि उनके साथ में बहुत अच्छा खाना का वो पूरा सारा सब कुछ रखते, तो अपने किसी को देते नहीं है वो। तो हमने क्या किया, गलती से हमने तो उठा के उनका खाना खा रहे, तो हमारे को मारने के लिए तोड़ा क्रिस के, आई किल यू। तो वो एक जो मेरा जो जर्नी का जो सबसे बेस्ट पार्ट रहा वो रहा है कि मुझे ऐसे खिलाड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला जिनको हम टीवी पे देखते हैं, जिनको मिलने के लिए लोग तरसते हैं, जिनके साथ खेलने के लिए लोग सपने देखते हैं। तो हाँ, ये मेरे को रिग्रेट जरूर रहेगा कि मेरा एक जो ड्रीम था या अपने देश को रिप्रेजेंट करना, वो मैं नहीं कर पाया। वो शायद मैं वो उस काबिल भी नहीं था, ये सच्चाई एक्सेप्ट करने में मुझे कोई वो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आपको होता है कि 3 कंडीशन होती हैं आपकी, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड में होता है कि जो लोग अच्छा कर लेते हैं ठीक करके, बेटर होता है कि वो डिजर्व तो करते हैं लेकिन उनको किसी न किसी गेम में जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं कर पाते हैं। बेस्ट जो होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शायद मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं रही होंगी उस टाइम पे कि जो मैं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकूं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर सकूं। हाँ, बेटर मैं था तो डिजर्व करता था, बट इंडियन क्रिकेट है तो चलता है, कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, समय है, आपका अच्छा था, किसी का आपसे ऊपर था, टेस्ट में कोई था, वो तो चलता रहता है। आईपीएल में आपने जैसे बोला, आप नेट प्रैक्टिस आप कराते थे उन लोगों को, तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप आईपीएल में अगर आपने नेट बॉलिंग करी है तो उसमें आपको सीखने के लिए क्या सबसे ज्यादा क्या चीज सीखने को मिली कि मुझे अपने आप में ये चेंज करना चाहिए, या फिर मेरे को अपने आप में ये थोड़ी सी स्किल अपग्रेड करनी पड़ी? पेशेंस आप कह रहे हैं कि आपको पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, पेशेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आप कोई चीज़ को जब आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई आप पैशनेट होते हो, तो आपने कोई अपने जो आपके जो ड्रीम्स होते हैं, एम्स होते हैं, वो फॉलो करने, आपको अचीव करने के लिए जो है पेशेंस की जरूरत होती है। हम कई बार इम्पेशेंस हो जाते हैं कि नहीं यार, मेरे को जो चीज़ कल मिल रही है आज मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो भी होता है हमारे नियति के अनुरूप ही होता है, उसी के अनुकूल होता है। हम वक्त कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी कुछ ना मिला है ना मिलेगा। तो बाकी ये आपकी बड़ी सही थी कि आपको मेहनत करती रहनी चाहिए, बस ये छोड़ दें कि आपको आपके अनुकूल कुछ चीज मिलेगी। अब देख रहा हूँ मैं आपके बारे में कि आपने हरियाणा पटौदी ट्रॉफी भी आपने खेली है, तो उसमें खेलने का अनुभव कैसा था आईपीएल के मुकाबले? पटौदी ट्रॉफी बेसिकली जो है हरियाणा की एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन होती है, तो उसका इतना ज्यादा उस टाइम पे 2015 में जब मैंने खेला था तो इतना ज्यादा नहीं होता था कि पटौदी ट्रॉफी है टीम। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को मैंने उस टाइम पर रिप्रेजेंट किया था। तो आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल नो डाउट आईपीएल एक पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस इवेंट है क्रिकेट का, स्पेशली स्पोर्ट्स की। तो आप समझते हैं कि जैसे आपने हरियाणा की पटौदी ट्रॉफी खेली, उसको वो आपका फर्स्ट स्टेप आईपीएल तक जाने के लिए, ऐसा कुछ आप समझते हैं इस चीज में? कह सकते हैं, बट उससे पहले मैंने डीडीसी की डिस्ट्रिक्ट लीग भी खेली है 2013-14 के दौरान, 12 में खेली है। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे इवेंट हुए हैं कि आप क्रिकेट को अगर नॉलेज रखते हैं तो आप हंसेंगे उस चीज को लेकर। एक हमारे दोस्त कह लो, कोच कह लो, होता था कि उस टाइम पे डीडीसी क्लब में मैं खेलता था, क्लब का नाम था शायद रहमान क्रिकेट क्लब।
और हमारा मैच था बापडोला दिल्ली में। बापरोला। जी। तो वो मैच में क्या होता है, सुपर सब उस टाइम पे क्रिकेट में नया नया आया था। अच्छा। तो सुपर सब में क्या हुआ था कि हमारी टीम के 7-8 बैट्समैन जो है आउट हो चुके थे। मुझे कोच ने बोला, कोच कप्तानी था वो जो टीम उस टाइम पे चला रहा था, तो उसने बोला कि मैंने ना बात कर ली है और अगर टीम 10 आउट भी हो जाएंगे तो तेरे को बैटिंग पे भेज दूंगा। अच्छा। मैंने सोचा मैं यार ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीसीसीआई का ऑफिशियल टूर्नामेंट है। तो फिर भी मैंने मैच चल ठीक है। तो धीरे धीरे 7-8 आउट हुए, 9 आउट हुए, 3 ऑल आउट हुए। तो उस बंदे ने मतलब ऐसी सीख दी मुझे कि वो मेरे को लगा कि नहीं यार, वो यहाँ लगी इनफैक्ट कि इस प्रोफेशनल लेवल में यहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं जो आपको मिसयूज करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं नाजायज। तो खैर ये सब चीजें आपने वहां झेली। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा यूएई क्रिकेट बोर्ड के बारे में। अब आप यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ अब आप ए डिवीजन के खिलाड़ी के तौर पर आप खेल रहे हैं, हाउ यू फील व्हेन यू आर अ प्लेयर ऑफ ए डिवीजन इन यूएई क्रिकेट? बिफोर गोइंग टू ए डिवीजन, ये क्रेडिट मैं देना चाहूंगा, एक इंसान है पूरी जो मेरे को यहाँ पे जिस लेवल पे मैं आज हूँ यूएई क्रिकेट बोर्ड में, वो सुनील भाई राणा है। वो हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग इवेंट है। हुआ ये था कि मैं 2022 की बात है, 2022-23 की। तो वहाँ पे दिल्ली में घेवरा जगह, वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी, हमारी 6 एकेडमी चलाता था मैं कोविड से पहले। तो कोविड में क्या हुआ कि वो कोविड आने से एकेडमी वगैरह बंद होगी। तो उस दौरान मैंने कोचिंग के कोर्स वगैरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से करे, आईसीसी से करे। तो और उस दौरान मैंने डीडीसी का स्टेट पैनल अंपायरिंग का कोर्स भी कर लिया। तो क्रिकेट एकेडमी मेरी चल रही थी। तो मनोज भाई शर्मा है, वो इधर दुबई में या यूएई में उनका बेटा क्रिकेट खेलता था, रशिद नाम है शायद उसका। तो उनसे मैं एक दिन बात कर रहा था पिच रोलिंग के टाइम पे। मैं क्या यार मनोज भाई ऐसे ऐसी बात है, मैं बहुत सर्वाइव कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार एक काम कर, तो दुबई चला जाए। मैं क्या दुबई चला जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को सुनील राणा का नंबर दिया कि इससे बात करो, अपने करनाल के ही और लोकल है तो आपको सपोर्ट कर। तो मैंने राणा भाई को बात करी तो उन्होंने बोला कि दीपक एक काम कर भाई, ठीक है तू अपना लोकल आदमी है, मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सकेगा तेरे लिए करूंगा। तो विजिट वीजा पर उन्होंने बोला कि विजिट पे आना 2 महीने, अगर तेरे को लगे कि हाँ आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो तो आप स्टे कर सकते हो इस चीजों को एडजस्ट करके, तो आप कर लेना। तो उन्होंने मेरे को यहाँ आने के बाद, मैं 14 सितंबर 2023 को मैं यहाँ पे आता, मेरे को डेट से एग्जैक्टली याद है। यहाँ आने के बाद उन्होंने मेरा सारा अरेंजमेंट ऑलरेडी किया होता है, रहने का, खाने का। धीरे धीरे उन्होंने फिर मेरे को काउंसिल में अंपायर के तौर पर रिपोर्ट किया। काउंसिल में अंपायरिंग करने के दौरान फिर यूएई क्रिकेट बोर्ड से एंटी करप्शन एक यूनिट उस टाइम पे फॉर्म हुई थी। तो उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन दिया था। ये आज मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि राणा भाई उनका बहुत मतलब ये एहसान कर लीजिए, एक ऐसी चीज मेरे को दे दी उन्होंने जो क्रिकेट में शायद ही किसी के पास हो। क्योंकि ये एक ऐसी होती है कि आफ्टर पुलिस आपका एक रोब ऐसा होता है, रुतबा ऐसा होता है कि पुलिस से ज्यादा आपसे डरते हैं। तो एंटी करप्शन में उन्होंने मेरे को रेकमेंड करके काउंसिल, अजमान क्रिकेट काउंसिल की तरफ से भेजा। और साथ में सैफ भाई हैं, वो डायरेक्टर हैं अजमान क्रिकेट काउंसिल, उनका भी काफी रोल रहा है मेरे को यहाँ तक लाने के लिए। अब आती है बात मेरी डिवीजन ए एज अ प्लेयर की। तो 2 साल मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे यूएई में हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। 1 साल मैंने अंपायरिंग करी। यहाँ पे क्या होता है कि वीजा बहुत महंगा है, हम मिडिल क्लास से आते हैं, बैकग्राउंड हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैकअप नहीं है। तो फिर वो वीजा वगैरह हमने अपना लेने के बाद जो है सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज जो अकॉर्डिंगली होती है वो पूरी करने के बाद फिर एंटी करप्शन जो यूनिट है यूएई क्रिकेट बोर्ड की वो ज्वाइन की। 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो अब ये कि एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है जो हम देखते हैं, सभी खिलाड़ियों को जो मैच के दौरान लाइव मैच जो होते हैं उन मैचेस के दौरान प्लेयरों को मॉनिटर करना होता है, कोई प्लेयर कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। तो ये एक ऐसी मेरी अचीवमेंट मैं कहूँगा मेरे को, इट इज मोर देन प्लेइंग देन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जैसे आपने बोला आप एंटी करप्शन ब्यूरो कह रहा हूँ, एंटी करप्शन क्रिकेट बोर्ड के साथ आप काम करते हैं, ये कितना चैलेंजिंग आपके लिए है कि हम अपने जो देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि एंटी करप्शन में काम करना कितना चैलेंजिंग है? काफी सारी चीजें आपने ऑलरेडी बता दी, चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़े आपके, मैं 1-2 आपको जो लगता है वो बताना चाहिए कि आप मुझे बता सकते हैं, ऑन कैमरा आप बताना चाहते हैं? चैलेंजेस का ये होता है कि सबसे पहले तो जैसे हमारा एक पीएमओ एरिया होता है, प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल एरिया होता है। तो जब भी कोई भी एक मैच ऑफिशियल या कोई एक प्लेयर वो एक पर्टिकुलर एक एरिया हम
बना देते हैं, तो उसमें जब कोई एंटर करते हैं तो पीएमआई एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें एंटर करने के तुरंत बाद आपका जो है आपके कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, लाइक मोबाइल है, ईयरबड्स हैं, आपके स्मार्ट वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें जी। तो वो प्लेस और मैच ऑफिशियल, उसमें मैच के अंपायर्स भी आते हैं, ऑफिशियल आते हैं, सारी चीजें जो भी उस मैच के जो इन्वॉल्व है उसमें। एग्जैक्टली। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में एंटर करने के बाद आपको वो सबमिट करना होता है। हमारे लिए चैलेंजेस ये होते हैं कि कोई प्लेयर क्या होता है कि बैग में रख के लेके चला गया, इसके बाद 2 डिवाइस होते हैं कि वो 2 डिवाइस में से एक डिवाइस में सबमिट कर दे, दूसरा, तो ये चीजें होती हैं। ये चीजें हमें काफी फाइंड आउट करना पड़ता है, फिगर आउट करना पड़ता है, उनको मॉनिटर करना पड़ता है, लगातार राउंड्स लगाना पड़ते हैं, और ड्यूरिंग द मैच भी हमें जो है उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी वो ड्यूरिंग द मैच ना कर रहा हूँ कि जिससे लगे कि वो उन्होंने एक्टिविटीज में बोलो। दीपक, आपसे मेरे को पता लगा एम्पायरिंग के बारे में, एंटी करप्शन के बारे में, क्रिकेट के बारे में, आपने यहाँ कैसे शुरू करा। पर मैं एक चीज मेरे दिमाग में ना, अभी इतनी सारी बातें पूछने के बाद मेरे को एक चीज ये बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की कि इंडिया का वेदर और यहाँ के वेदर में बहुत डिफरेंस है। आपको वहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का गेम और वहाँ के गेम में आपका क्या डिफरेंस आप समझते हैं कि भाई ये यहाँ मेरे को चेंजेस मिले हैं और मेरे को वहाँ के लाइफस्टाइल में, यहाँ के लाइफस्टाइल में ये डिफरेंस देखने को मिलता है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जमीन आसमान का फर्क है भाई, क्योंकि हमारा वहाँ पे ना दिल्ली में जो अपने इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ होती है ऑलमोस्ट डे क्रिकेट होती है, रेड बॉल क्रिकेट होती है। हाँ। और यहाँ उसका अपोजिट है, यहाँ नाइट क्रिकेट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट बॉल क्रिकेट है। तो मेरे को यहाँ आने के बाद लगभग 3-4 महीने तो चीजें समझने में लगे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट टोटली डिफरेंट है, वेदर कंडीशंस अलग हैं, और चूंकि मैं मीडियम पेसर बॉलर हूँ तो मेरे को वहां पे जब इंडिया में हम बॉल करते थे तो वहां पे हमें स्विंग मिलती थी, हवा जब चलती थी, ओवरकास्ट कंडीशन होती थी, तो बॉलिंग में काफी ज्यादा चीजें होती थी। यहाँ ड्यू फैक्टर है, तो बहुत सी चीजें थी जो यहाँ पे समझने में टाइम लगा, मेरे को 6 महीने के लगभग लग गए। पर अब ये कि अब यहाँ की कंडीशंस और जो क्रिकेट का जो फेस है वो बिल्कुल चेंज होने के बाद अब चीजें नॉर्मल हो गई। तो अभी जैसे मैं अगर लाइफस्टाइल की भी बात करूँ, आपका लाइफस्टाइल इंडिया में अलग था, यहाँ पे अलग है, क्या डिफरेंसेस, क्या चेंजेस आप लेके आए हैं उस चीजों को यहाँ मैनेज करने के लिए जो आप इंडिया में कर रहे थे वो आपको यहाँ आके करनी पड़ रही थी, वो सारी चीजें? भाई वैसे अगर बात करें तो मैं बिल्कुल देसी आदमी हूँ। अच्छा। तो वहाँ का जो मेरा सबसे जो जरूरी चीज जो थी मेरी खाने की और लाइफस्टाइल पहनने की अगर बात करें तो वो यहाँ के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे, अपना खाना, वो सब चीजें आप यहाँ मिस करते हैं या आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ? क्या आपको लगता है, जैसे दिल्ली में आपका सारा खाना होता था, गांव में खाना होता था, और या फिर आप प्रैक्टिस पे जब जा रहे हैं आपका जो फूड टाइमिंग्स हैं, फूड अवेलेबिलिटीज है, आप क्या इंडियन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जो भी है अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो आपको यहाँ फुलफिल हो पाता है कि नहीं? मैं ये भी आपसे इस बारे में जानना चाह रहा था। चीजें तो सारी अवेलेबल है, बट जो मिस करने की आपने बात की, मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ मेरी माँ के हाथ का खाना, क्योंकि मैं जब भी घर जाता था तो वो देसी घी का चूरमा बना के खिलाती थी। अब सर्दी के मौसम में जो है हरी सब्जी, बाजरे की रोटी, लस्सी, गुड़ की दही, तो ये चीजें यहाँ मतलब मिस करने का जो मेरा है कि खाना यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, बट जो मिस करने की अगर आपने बात करी तो वो मेरी माँ के हाथ का खाना। मतलब जो चीजें हम लोग सब मिस कर रहे होते हैं आपने सब बता दी, मेरे मुंह में भर भर के पानी आ रहा है। मतलब आपको अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर लाइफस्टाइल का मेन चेंजेस आप जो बोल रहे हो, एक मेरे को ये भी लगता है कि इनकम जो है वो आप इंडिया से ज्यादा यहाँ कर लेते हो। इंडिया में जो पॉपुलेशन के चक्कर में थोड़ा सा हमारे लोगों को पीछे मौके कम मिल पाता है, यहाँ आके आपको इनकम भी ठीक मिलती है। और खाना वाना मेरे को लगता है कि जैसे मैं अभी थोड़ा ऑब्जर्व किया है, मैं भी आपके ही तरह से रह रहा हूँ, तो खाना वाना तो मेरे को लगता है आपको मिल जाता होगा सारा नॉर्थ इंडियन का, जो भी नॉर्थ में अपन लोग ज्यादा प्रेफर वही करते हैं, दाल चावल रोटी, वो चीजें तो यहाँ इजीली अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो एक अपना नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, तो खाने की तो इतनी खास वैसे दिक्कत नहीं है, नॉर्थ इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी है। इनकम जो है जो डेफिनेटली काफ़ी मैटर करती है, और काफ़ी डिफरेंस भी है, क्योंकि हमें इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये इनकम वाला थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है। चलो, आपकी निजी जानकारियों के बारे में मेरे पास डिटेल्स आई थी, आप शायरी भी करते हैं,
आप कुकिंग भी करते हैं, आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है, आप गजल सूफी फिल्मी गाने वो सब, मतलब ये यार ये मेरे को कॉम्बिनेशन थोड़ा समझ नहीं आया। आप क्रिकेटर हैं, ठीक है, आप गांव से हैं, उसके साथ साथ चलो ठीक है शायरी आप कर सकते हैं, पर गांव के लड़कों में ना कुकिंग का शौक ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको कैसे लगा? मेरे को बस मैं ना आई एम क्यूरियस अबाउट इट। बोलते हैं ना कि मेरे को ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है पूछने की कि भाई गांव वाले बंदे ने कुकिंग कैसे सीख ली, वो कुकिंग कैसे करते थे। अपन लोगों का क्या होता है, मम्मी ये चाहिए, लिटरली यही होता है ना कि मम्मी ये बना दो, या बहन को बोल देना बहन ये बना दो। तो आपको ऐसा बिल्कुल कैसे एकदम बिल्कुल अपोजिट चीज है ये? देखिए रवि भाई, पहली तो बात, हम मम्मी वाले बच्चे नहीं हैं, हम माँ वाले बच्चे हैं। तो कहते हैं कि वक्त इंसान को हर चीज सिखा देता है, वक्त और जरूरत सब कुछ सिखा। एग्जैक्टली। तो 13 साल जब मैं क्रिकेट दिल्ली से खेला तो अकेला ही रहा, और अकेलेपन से ऐसी दोस्ती हो गई थी कि मेरे को अकेला की ही कंपनी, खुद को ही मैंने अपना दोस्त बना लिया था। तो मैं खुद से ही बातें करता हूँ, जब मेरा वक्त बुरा चल रहा होता है या आउट ऑफ फॉर्म चल रहा होता है, मैं खुद से बात करता हूँ। तो वो दिल्ली का जो मेरा जो सफर था ना, जो 13 साल की जर्नी थी, उस दौरान मैंने अपना खाना, कुकिंग सब कुछ सीखा। मैं पराठे अच्छे बना लेता हूँ, नॉर्थ इंडियन फूड अच्छा बना लेता हूँ, और मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, तो नॉनवेज भी अच्छा बनाता हूँ। चलो सबसे अच्छी बात है। तो आपका शायरी के विषय में मैं थोड़ा सा ना आपको, मेरे को थोड़ा सा छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शायरी आपको कैसी पसंद है, या आप लिखते भी हैं थोड़ा बहुत, क्या करते हैं? हाँ, मैं लिखता हूँ। मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ ऑन कैमरा, मेरी किताब भी मेरी बाइक आ रही है, एक अधूरा सा ख्वाब, अनकम्प्लीट ड्रीम। वो मेरे जन्मदिन पे 26 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगी। तो उसकी एक मैं लाइन आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी लाइन सुनने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने छोटे से टाइम में अपनी किताब भी आप करके बैठे हैं। इवन इतने लोगों में, मतलब आपके पास क्रिकेट भी है, आप खाना भी बनाते हैं, आप शायरी भी है, आप किताब को भी लेके आ रहे हैं। भाई सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भाई हमारे भाई का जो है ना, अभी इन्होंने कुछ मेरे को खास बताया नहीं है, बट फिर भी मैं ना अपनी तरफ से मैं एक्साइटेड हो गया सुन के ही, इसीलिए मैं उनको बीच में रोक के मैं कह रहा हूँ कि इनकी बुक आ रही है ना, आएगी, जब मैं पक्का आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा उसके बारे में। जरूर एक बार देखें कि भाई दीपक भाई ने क्या उस बुक में लिखा है, क्या अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई है, क्या उसमें सब कुछ आपको सीखने के लिए, या फिर शायरी वगैरह सब कुछ उसमें मिलेगा। तो हम ये प्रमोशनल नहीं समझे आप, भी थोड़ी सी ना एक्साइटमेंट है मेरी कि मैं नॉर्थ इंडियंस के साथ बैठा हूँ, अपने भाई के साथ बैठा हूँ, मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए काम कर रहा हूँ। तो खुद से ना एक्साइटमेंट आती है कि हाँ इसने कुछ अच्छा किया है, मैं उसको बोलूँ। तो आपको दीपक भाई कह रहे थे कि आपने कुछ लिखा है उस बुक की, 2-4 लाइन आप बोलने वाले थे, तो आप प्लीज, ऑडियंस जो है वो सुनना चाहती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा। आप अपना फोन ले सकते हो। हाँ, क्योंकि मेरी ना, मैं आपको बताऊं बात, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की। तो मैं आपका जो नहीं है मैं सुनाना चाहूंगा। वो ना रखना चाहता है ना ही छोड़ता है, वो ना रखना चाहता है ना ही छोड़ता है, मेरा महबूब मुझे कतरा कतरा तोड़ता है। क्या बात है, ये तो भाई आपने ना आज के टाइम की एक्चुअल बात बोल दी है कि कोई किसी को छोड़ता नहीं है, किसी के साथ रहना नहीं चाहता है। Exactly. पर हाँ, उसने उसका जान निकाल के बिल्कुल, वो ना रखना चाहता है और ना ही छोड़ता है, मेरा महबूब मुझे कतरा कतरा तोड़ता है। क्या बात, खुद अकड़ में रहता है, वाह, खुद अकड़ में रहता है और हर बार मुझे ही मोड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, दिल को छूने वाली और आज की सच्चाई। उसे मालूम है मैं जी नहीं सकता उसके बिना, उसे मालूम है मैं जी नहीं सकता उसके बिना, वाह, इसलिए वो मुझे धीरे धीरे जोड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। लास्ट लाइन क्या आपने लिखी है कि धीरे धीरे जोड़ता है। मेरे को लग रहा है कुछ लोग इस चीज से रिलेट कर भी पा रहे होंगे। मैं दीपक भाई से फिर से बोलूंगा कि मैंने बहुत इंटरप्ट करा है, वो एक बार इसको पूरा बोले। इस सच में आज के टाइम की सच्चाई है। दीपक भाई आप फिर से ये चीज आप मेरे को एक बार पढ़ के बोले कि लोगों को रिलेट होएगा इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी उम्र 32 साल के आसपास हो गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, से ज्यादा तजुर्बे लेके घूम रहे हैं हमारे साथ। हमारे तजुर्बे देखिए, इंसान को वक्त और इंसान सब कुछ सिखा देता है, आपको उसके अनुसार आपको ढाल देता है, बना देता है। एक बार फिर से मैं दोबारा से वो लाइनें आपको बोलना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा कि वो ना रखना चाहता है ना ही छोड़ता है, कि वो रखना चाहता है ना वो छोड़ना चाहता है। क्या बात, वो ना रखना चाहता है और ना ही छोड़ता है, मेरा महबूब मुझे कतरा कतरा तोड़ता है। वाह,
खुद अकड़ में रहता है, खुद अकड़ में रहता है। खुद अकड़ में रहता है और हर बार मुझे ही मोड़ता है। क्या बात, समझिए बात को उसकी। उसे मालूम है मैं जी नहीं सकता उसके बिना, उसे मालूम है मैं जी नहीं सकता उसके बिना, इसीलिए वो मुझे धीरे धीरे जोड़ता है। वो ना रखना चाहता है और ना ही छोड़ता है, क्या मेरा महबूब मुझे कतरा कतरा तो। क्या बात है दीपक भाई, दिल को छूने वाली लाइन है। इसको पक्का हम रिकॉर्ड करेंगे किसी के साथ। चलो, ये आपका एक अलग ही टैलेंट हमें पता लगा है। आज से काफी टाइम से हम जुड़े हैं इंसान, मेरे को तो पता ही नहीं था इस बारे में। आपकी शायरी के बाद मेरे को एक और चीज आपके बारे में पता लगी कि आपको एंकरिंग करना भी पसंद है, शो होस्ट करना पसंद है। तो आप किस टाइप का शो होस्ट करना पसंद करते हैं? आपने कोई शो होस्ट करा हो उसके बारे में आप बताएं। हाँ, मैं एक्चुअली क्रिकेट की कमेंट्री भी करता हूँ, ऑन एयर भी मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे कमेंट्री की हुई है। और शो की अगर बात करें तो इवेंट के कोई भी इवेंट होते हैं, एक नेपाल में इवेंट हुआ था, उसको मैंने होस्ट किया था, अवार्ड सेरेमनी थी। और ये चीज़ें एक्चुअली क्या है कि हमारी जो क्रिकेट की जो लाइन है ना उसमें होती हैं आपको, क्योंकि एज अ प्लेयर तो एक आपकी एक पर्टिकुलर एज होती है 30-35, उसके बाद फिर आपको दूसरी लाइन चेंज करने से अच्छा है कि आप अपनी उसी लाइन को मेंटेन करें। ठीक है, चलो ये भी बड़ा सही था। अब हम आपकी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में आपसे बात करते हैं। व्यक्तिगत विचार और भविष्य आपका क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने काफी चीजें अपनी यात्रा के बारे में बताई, जो बट आपको सबसे डिफिकल्ट लगा कि ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था और मैंने इसको ऐसे पार किया। तो मैं और जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे नॉर्थ इंडिया वाले भाई बहन यार दोस्त जो भी हैं, खास हमारे यार प्यारे, वो सब सुनना चाहेंगे कि भैया आपका मेन पॉइंट क्या था, सबसे डिफिकल्ट टाइम, और वो आपने कैसे पार किया। वो एक मैं आपसे बस जल्दी जल्दी पूछना चाहता हूँ इस चीज को। सबसे मुश्किल जो अगर आप बात करें तो घर वालों को मनाना इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे फैमिली में ना क्रिकेट को लेकर, इवन कि स्पोर्ट्स को लेकर कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे। और जब मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे तो वहाँ से मेरे को कवर अप करना ऐसा हो गया था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। कई बार मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूँ, कई बार मन में आया कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ। लेकिन फिर मैं अकेले में बैठ के सोचता रहा कि यार अगर तू ऐसा चला जाएगा, तेरे पीछे तेरी माँ है, भाई है, परिवार है, उनका क्या होगा, उनको लोग ताने मारेंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं यार चल जो भी है स्ट्रगल है करता रहे। कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी ज़ाया कभी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, तो वो मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलता है। और आज ऊपर वाले के महादेव का आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ। बहुत अच्छी बात है भाई। तो एक आपके फ्यूचर का मैं आपका प्लान जानना चाह रहा हूँ कि अगले 5-7 सालों में आप अपने आप को किसी सोशल वर्क में या फिर आप क्रिकेट में या फिर आपकी जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, अगले 5 सालों में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? या तो क्रिकेट में आप अपने आप को डालना चाह रहे हैं अगले 5 सालों के में मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, या फिर किसी सोशल वर्क में जिसमें भी आप जाना चाहते हो, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का आपका मैं एक विजन जानना चाह रहा हूँ आपसे। मेरा जो विजन है, देखो रवि भाई, टोटली मेरी लाइफ जो है ना फुली डेडिकेटेड क्रिकेट को। मैं किसी भी वे में अगर क्रिकेट को अपनी सेवा दे सकूं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। जरूरी नहीं है कि मैं एज अ प्लेयर, एज अ कोच, एज अ मैच ऑफिशियल, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं क्रिकेट की अकेडमीज को चला के या क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए भी अपने एफर्ट्स डाल सकता हूँ। जहाँ पे क्रिकेट को जैसे दूसरे एसोसिएट कंट्रीज है, वहाँ पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आई विल गो टू। चलो, ये तो सब कुछ था हमारा दीपक भाई के बारे में। अब एक इनसे हम पर्सनल सवाल पूछते हैं अपने बारे में। दीपक भाई, मैं ना अभी यहाँ में जब अकेला था तो काफी सारी चीजें थी, उसके बाद ये हमारा ग्रुप बना नॉर्थ इंडियंस इन यूएई। मैं बस आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियंस इन यूएई के ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद, अपने लोगों से जुड़ने के बाद, इतने सारे 1-2 हज़ार लोग, 500-700 लोग जिनसे आप जानते हो, जिनको आप मैसेज कर सकते हो, आपको कैसा लगता है? और आपने कभी सोचा था कि आपको ऐसी कोई चीज मिलने वाली है यहाँ? देखिए, यूएई की मैं सबसे एक आपको खासियत बात बताता हूँ, अच्छी बात कह लें या मतलब एक शॉकिंग बात कह लें। अगर आप कभी अकेले होते हैं ना और आपका रोने का मन करे तो आपको रोने की जगह नहीं मिलती। तो सबसे, क्योंकि यार क्या होता है कि जब आप अकेले होते हैं, आपको कोई बुरा वक्त आपका चल रहा है, आप कोई शेयर करने के लिए आपके पास नहीं है। तो नॉर्थ इंडियंस इन यूएई का जो फैमिली है वो मेरे को ऐसा लगता है कि एक परिवार मेरे परिवार से दूर है, एक घर मेरे घर से दूर है। आप जैसे भाई हैं और भी जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो, तो एक ऐसा फील होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता लगता कि हम अपने देश से दूर हैं, ऐसा लगता है अपने देशवासियों के बीच में है। और उत्तर भारतीय क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिटीज हैं, हमारा जो नॉर्थ इंडियन जो
हिस्सा है, टेरिटरी है, वो टोटली डिफरेंट है रादर देन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेते हैं, सारी चीज़ें होती है, और ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आपको कुछ चीज़ शेयर करनी है, खुशी शेयर करनी है, या आपको कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, रिसेंटली हम तीज फेस्टिवल किया था, और अभी फ्यूचर में भी अभी माता की चौकी आई नवरात्रों में। तो ऐसे ये जो इवेंट्स होते हैं, इसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, अपनापन रहता है, और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो कल्चर है उसकी स्प्रेडिंग होती है ग्लोबलाइज लेवल पे, क्योंकि हम विदेश में हैं, और हालांकि यहाँ पे मोस्टली अपने नॉर्थ इंडियंस या मतलब इंडियन कम्युनिटीज के इंडियन पीपल्स हैं, और यहाँ पे दूसरे देश के लोग भी, तो वो लोग हमारे इसको देखते हैं, तो हमारे को एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार, हम अपने कल्चर को आगे लेके चलने के लिए चल रहे हैं उसको लेकर। तो एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है ये नॉर्थ इंडियन यूएई ग्रुप बनाने का। हालांकि मैं अपना इतना ज़्यादा टाइम, आपको मैंने बोला भी था कि मेरा शेड्यूल जो बिजी थोड़ा रहता है, तो मैं नहीं दे पाता हूँ, पर फिर भी बैक एंड मेरी पूरी सपोर्ट आपको रहती है। ये खैर मेरा अकेले का इनिशिएटिव नहीं है, सारे लोग इसमें मेरे को हेल्प कर रहे होते हैं। खैर आपसे मैंने आज आपका बहुत समय ले लिया और काफी कुछ चीजें आपके बारे में पूछ ली। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम के युवाओं को, मेरा ये सबसे रहता है, मैं काफी बार बोलता भी हूँ कि आज के टाइम के युवाओं को मेरा कुछ और जाता है। आज के टाइम के बच्चों को, आने वाले यूथ को जो हमारे जैसे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्या सुझाव देना चाहते हो कि भाई आप इस चीज से दूर रहो और इस चीज पर आप फोकस करके चलो? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है या फिर हमारे साथ वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो भी हमारे जो युवा हैं, जो यूथ है, उनको एक सबसे पहला जो मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स को जो वो बोलते हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जो वक्त देखा है ना, जो दौर उन्होंने देखा है, जो परिस्थितियां उन्होंने झेली हैं, जो सर्कमस्टेंसेस उन्होंने फेस किए हैं, वो उनका एक्सपीरियंस ही आपको बताते हैं। उनको कभी नेगेटिव ना लें, उनको पॉजिटिवली उनको अडॉप्ट करें, और उनके माँ बाप कहते हैं कि कभी किसी की गलत नहीं बोलते, कभी किसी को गलत नहीं, अपने बच्चे को तो खासकर वो नहीं चाहेंगे कि किसी का, अपने बच्चे का गलत हो। तो ऑलवेज ओबे एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और दूसरा ये कि यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा, पहली चीज, आप नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हो, भले ही आप प्रोफेशनली हो या एक इंटरेस्ट के तौर पे, क्योंकि क्या होता है कि खेल आपको जो है ना दो बेनिफिट देते हैं। आपको फिजिकली फिट रखते हैं, दूसरा आपको मेंटली फ्रेश रखते हैं, मेंटली फिट रखते हैं। मेरी आज उम्र 32 सालों की, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपने आप को कभी भी ऐसा फील नहीं करता हूँ कि नहीं यार मेरा ऐसा कुछ होना चाहिए था, नथिंग। मैं अपनी क्रिकेट के, अपने स्पोर्ट्स को लेकर इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ कि मेरे को ये चीजें दिखती ही नहीं है, दूसरी चीजों की तरफ सोचने का मन ही नहीं करता कभी भी। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि टाइम पास करने के लिए आपको, हर बार क्रिकेट नहीं होती, हर बार स्पोर्ट्स नहीं होता। मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं मूवीज देखता हूँ, मैं वेब सीरीज भी देखता हूँ। तो एक आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को करें। हाँ, जितना भी आप डिजिटल मीडिया से खुद को दूर रखेंगे, उतना भी आपके लिए बेनिफिट है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, समाज सेवा के लिए आप हमेशा तैयार रहें, सोशल सर्विसेज जरूर करें। दीपक भाई, आपके आज के संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक भाई ने बोला, आपने सुना भी होगा, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, दीपक भाई ने बहुत मोटिवेशनल चीजों पर बात करी है। और इसी के साथ हम दीपक भाई से अलविदा करना चाहेंगे, क्योंकि काफी समय इनका हमने ले लिया है, काफी समय अभी हो गया है। तो उम्मीद है सबको, आपको इनका पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, इनकी जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें जैसे आपने हमें डीएम करना है, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। अगर आप अपना पॉडकास्ट अपना लाइव करना चाहते हैं, आप यूएई में हैं, आप अपना स्ट्रगल बताना चाहते हैं, आपके जो चैलेंजेस थे जो आपने लाइफ में देखे हैं, आपने कैसे कैसे यहाँ सर्वाइव किया, और आप चाहते हो कि वो दूसरों को भी आपका पता लगे कि भाई आप ये चीज आप दूसरों को समझाना चाहते हैं कि आप ये ना करें, ये करें, और आप एक अच्छे से किसी को गाइड करना चाहते हैं किसी काम के लिए, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ये भी उम्मीद है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद नॉर्थ इंडियन न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने, शुक्रिया।